हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 को कंडक्ट करने वाले हैं। और साथ ही आज के इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो सॉइल साइंस का टॉपिक है, जो सिलेबस है उसका वीडियो नंबर 2 कंडक्ट करेंगे। सॉइल साइंस का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी ही इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है और आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 कंडक्ट करेंगे। और वैसे ओवरऑल ये आपका लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 वीडियोस पहले ही अपलोड किए हुए अपने चैनल पर। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वो आपको जो है मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे आपको सॉइल साइंस के मिलेंगे, उसमें इसके अलावा जो है आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, इकोनॉमिक्स के और सॉइल साइंस के, ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एग्रोनॉमी का भी कई सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो उनको वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, पेरेंट्स रॉक कहा जाता है। तो साथियों, पेरेंट्स रॉक कहते हैं अग्नि चट्टानों को। देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस बात को हमने डिस्कस किया हुआ है। अग्नि चट्टानें होती हैं, अवसादी होती है, रूपांतरित होती हैं। जो इग्नियस रॉक होती हैं इन्हें हम कहते हैं पेरेंट रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की अग्नि चट्टानें होती हैं। एक होती हैं जो एसिडिक नेचर वाली होती हैं, यानी अम्लीय नेचर वाली होती हैं। एक होती हैं क्षारीय नेचर वाली। तो इस तरीके से 2 प्रकार की हो गई, अम्लीय अग्नि चट्टानें और क्षारीय अग्नि चट्टानें। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख अग्नि चट्टानें कौन सी हैं। तो साथियों, भारत में जो पाई जाती हैं अग्नि चट्टानें वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। तो बेसाल्ट के बारे में हमने कुछ जानकारी पहले ही आपको बताई हुई है कि जो काली मृदाएँ होती हैं, ब्लैक सॉइल होती हैं, वो बेसाल्ट की बनी होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्लीय अग्नि चट्टान में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो साथियों, जो अम्लीय अग्नि चट्टान है इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादातर देखने को मिलती है। सिलिका की मात्रा अधिकांशतः देखने को मिलती है अम्लीय अग्नि चट्टानों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान की श्रेणी में आता है। तो साथियों, जो ग्रेनाइट है ये आपका अम्लीय अग्नि चट्टान के अंतर्गत आता है। तो ग्रेनाइट अम्लीय वाला है, अम्लीय अग्नि चट्टान है, और जो बेसाल्ट है ये क्षारीय अग्नि चट्टान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षारीय अग्नि चट्टान का उदाहरण है, तो बेसाल्ट है इसका उदाहरण। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टान को कहा जाता है। तो साथियों, जो अवसादी चट्टानें जो होती हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, इन्हें परतदार अथवा द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। तो अग्नि चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें या पेरेंट रॉक के नाम से जानते हैं, और ये जो होती हैं अवसादी चट्टान, इन्हें हम परतदार चट्टान या फिर हमें द्वितीयक चट्टान यानी आपका सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टान किससे बनती है। तो अवसादी चट्टान बनी होती है अवसाद या तलछट से। अवसाद जो सेडिमेंट्स होते हैं या फिर आपका जो है जिसे आप तलछट बोलते हो, इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परतदार चट्टान में अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो साथियों, जो परतदार चट्टानें जो होती हैं जिन्हें आप अवसादी चट्टानें कहते हैं, इनमें जीवांश जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस चट्टान में परतें पाई जाती हैं। तो साथियों, जो है अवसादी जो चट्टानें होती हैं इनमें ये परतदार चट्टान इन्हें भी कहते हैं, इन्हें परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा कि जो चट्टानें होती हैं यानी किस चट्टान में परतें पाई जाती हैं, लेयर किस में पाई जाती है। तो परतें पाई जाती हैं अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो साथियों, जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इसको हमने पहले ही बताया हुआ है। तो जीवाश्म पाया जाता है, तो इस तरीके से ये पेट्रोलियम पदार्थों का भी निर्माण करते हैं। तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूना पत्थर हो गया, इसे आप लाइमस्टोन कहते हैं, या कोयला हो गया कोल, या सेल हो गया, या बलुआ या रेती पत्थर, इसे आप सैंड रॉक कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब उदाहरण है किसके, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इस तरीके इन प्रकार की अवसादी चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नीय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो साथियों, अग्नि चट्टानें जो इग्नियस रॉक हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक हैं, जब ये मॉडिफाई होते हैं तब इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं, इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो अग्नि चट्टानें और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन को कहा जाता है रूपांतरित चट्टान, इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं। तो साथियों, जो रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इन्हें हम संगमरमर के नाम से जानते हैं, क्वार्ट्जाइट के नाम से जानते हैं, स्लेट या सिल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है। तो साथियों, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। सबसे कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती हैं। नीस का निर्माण होता है। तो साथियों, जो नीस होती है ग्रेनाइट से बनी होती है। और सेल का निर्माण किससे होता है। तो साथियों, स्लेट से इसका निर्माण होता है। सैंड स्टोन से निर्माण होता है। तो साथियों, सैंड स्टोन से क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, संगमरमर का निर्माण होता है। तो साथियों, जो संगमरमर होता है इसे आप मार्बल कहते हैं, इसका निर्माण होता है चूना पत्थर से, जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं।
तो संगमरमर की प्रमुख खनिज है, तो साथियों संगमरमर का जो प्रमुख खनिज है वो है आपका चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मृदा में सबसे छोटे कण होते हैं। तो साथियों मृदा के जो सबसे छोटे कण माने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्ले पार्टिकल। क्ले के जो कण होते हैं वो सबसे छोटे कण माने जाते हैं। वैसे पार्टिकल की बात करें सॉइल पार्टिकल, तो मेजरली 3 सॉइल पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं आपके सबसे छोटे वाले क्ले, इनसे बड़े होते हैं इन्हें आप सिल्ट कहते हैं, और सबसे बड़े जो होते हैं इन्हें सैंड आप या बालू कहते हैं। तो बालू, सिल्ट और क्ले, बालू सबसे बड़े, सिल्ट उसके बाद उनसे छोटे, और सबसे छोटे जो होते हैं क्ले होते हैं। अगला प्रश्न है कि सिल्ट का मृदा कणाकार होता है। तो साथियों जो सिल्ट होते हैं इनका जो सॉइल पार्टिकल साइज़ होता है वो होता है 0.02 से लेकर के 0.002 mm, ठीक है। इनके बीच में जो जिन पार्टिकल्स का साइज़ होता है उन्हें हम सिल्ट कहते हैं। क्ले का मृदा कणाकार होता है। तो साथियों जो क्ले होते हैं ये छोटे होते हैं, किससे? 0.002 mm से छोटे कण जो होते हैं उन्हें हम क्ले के नाम से जानते हैं। किस मृदा में क्ले के कण 35% या इससे अधिक पाए जाते हैं? तो साथियों क्ले मृदाएं जो होती हैं, क्ले मृदाओं में क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो क्ले मृदाएं होती हैं उनमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जो बलुई मृदाएं होती हैं उनमें बालू के यानी सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और जो सिल्ट मृदाएं होती हैं उनमें सिल्ट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो 35% या इससे अधिक जो पार्टिकल्स क्ले के पाए जाते हैं तो ऐसी मृदाओं को हम क्ले सॉइल कहते हैं, इन्हें यानी ऐसी मृदाओं को क्ले मृदाएँ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे मृदाएं कौन सी हैं जिनमें बालू, सिल्ट एवं क्ले के कण समान मात्रा में नहीं पाए जाते परंतु समान गुण प्रदर्शित करते हैं? तो साथियों इसे हम कहते हैं दोमट मृदाएं कहते हैं या लोमी सॉइल कहते हैं। तो लोमी सॉइल में जो सैंड या सिल्ट या फिर आपका क्ले, इन पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है वो 40 रेशियो 40/20 होता है। 100% में 40-40-20 का रेशो देखने को मिलता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। वैसे ये समान मात्रा में नहीं है लेकिन फिर भी लगता है कि एक समान मात्रा में है। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर प्रदर्शित करती हैं वो दोमट मृदाएं करती हैं, जिन्हें हम लोमी सॉइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालू, सिल्ट एवं क्ले कणों की व्यवस्था कहलाती है। तो इन पार्टिकल्स इन्हें सॉइल पार्टिकल्स कहते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले जो होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे हम कहते हैं मृदा संरचना कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कण घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो साथियों कण घनत्व यानी आपका पार्टिकल डेंसिटी का जो फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं कणों का वजन बटे कणों का आयतन। कणों का वजन और उसको डिवाइड कर दें कणों के आयतन से, तो इसे हम कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी इक्वल होता है वेट ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कण घनत्व को कहते हैं। साथियों कण घनत्व को हम वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व के नाम से भी जानते हैं। कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी को वास्तविक घनत्व या सापेक्ष घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कण घनत्व होता है, तो साथियों सबसे ज़्यादा जो कण घनत्व होता है बलुई मृदा का होता है। बलुई मृदा यानी जिसे आप सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल यानी बलुई मृदाओं का जो कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे कम कण घनत्व किसका होता है? तो क्ले मृदाओं का। क्ले मृदाओं का कण घनत्व जो है आपका सबसे कम होता है। मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो साथियों मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से मृदा घनत्व को ज्ञात करते हैं। मृदा घनत्व ज्ञात करने के लिए पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण मृदा का कण घनत्व कितना होता है? तो साथियों साधारण मृदा का कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी जो होता है 2.65 ग्राम सेमी घन, ठीक है, 2.65 होता है। 2.65 ग्राम प्रति सेमी घन होता है, ये साधारण मृदा का कण घनत्व है, ठीक है। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? तो अभी हमने पार्टिकल डेंसिटी की बात की, अब हम बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो सामान्य मृदा का बल्क डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व कितना होता है? तो साथियों स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम अपॉन सीसी, ठीक है, इतना जो है इसका स्थूल घनत्व होता है। कौन सी मृदा का सबसे अधिक स्थूल घनत्व पाया जाता है? तो साथियों जो बलुई मृदाएं होती हैं इनका स्थूल घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण से किसका निर्धारण किया जाता है? तो मृदा के यांत्रिक विश्लेषण से हम निर्धारित करते हैं बालू, सिल्ट और क्ले कणों का। बालू, सिल्ट और क्ले कणों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मृदा के यांत्रिक विश्लेषण द्वारा बालू, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स को हम डिटरमाइन करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। पीएच स्केल में पीएच रेंज क्या होती है? तो साथियों जो पीएच स्केल होता है इसमें 0 से लेकर के 14 तक जो है पीएच मान निर्धारित होते हैं। 0 से 14 तक होता है, इसकी जो रेंज होती है 0 से 14 तक होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा को सुधारा जाता है। तो साथियों क्षारीय मृदाएं जो होती हैं जिप्सम के द्वारा, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिप्सम के द्वारा सुधारी जाती हैं। क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा। लवणीय मृदा को सुधारा जाता है। तो जो लवणीय मृदाएं होती हैं, सैलाइन सॉइल होती हैं, इनको सुधारा जाता है भौतिक क्रियाओं द्वारा। भौतिक क्रियाओं द्वारा जो सैलाइन सॉइल होती है इनको भौतिक क्रियाओं द्वारा रिक्लेमेशन किया जाता है, इनका सुधार किया जाता है भौतिक क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अधिक अम्लीय मृदाओं में विषैला प्रभाव किस तत्व का होता है? जो अधिक अम्लीय मृदाएं होती हैं इनमें अधिक अम्लीय मृदाओं में जो टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जो विषैला प्रभाव देखने को मिलता है, किसका मिलता है? किन तत्वों के द्वारा इनमें विषैला प्रभाव देखने को मिलता है? साथियों एल्युमिनियम है, आयरन है और मैग्नीज।
एल्युमिनियम, आयरन और मैग्नीज, इन तत्वों के कारण जो अत्यधिक अम्लीय मृदाएं होती हैं उनमें टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। तो यदि मृदा का पीएच मान 8.5 से कम है, ध्यान से देखिएगा इसको, यदि मृदा का पीएच मान 8.5 से कम है, ठीक है, और EC 4 DC साइमन प्रति मीटर से अधिक है और ESP 15 से कम है, तो ऐसी मृदाओं को क्या कहा जाता है? तो जिनका पीएच मान 8.5 से कम है, ठीक है, और EC 4 DC साइमन प्रति मीटर से अधिक है तथा ESP 15 से कम है, तो ऐसी मृदाओं को हम बोलते हैं लवणीय मृदाएं कहते हैं। ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं सैलाइन सॉइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मृदा में सोडियम आयन की मात्रा अधिक हो तो मृदा होगी? अगर सोडियम आयन अधिक मात्रा में तो ऐसी मृदाओं को क्षारीय मृदा कहा जाता है। यदि मृदा में सोडियम आयन की अधिक मात्रा है तो ऐसी मृदाओं को क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस का CEC होता है, तो साथियों ह्यूमस का जो CC होता है 100 से लेकर के 300 के बीच में होता है। ह्यूमस का जो CC होता है 100 से 300 के बीच में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो 15.5% पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 15.5% होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो साथियों अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन होती है 24 से 26% के बीच में होती है। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 24 से 26%। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, जिसे किसान खाद्य नाम सुनते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है साथियों 26% होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 26% पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 21% देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मृदा में किस सार्वभौमिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो साथियों जो सॉइल में नाइट्रोजन की लगभग कमी देखने को मिलती है। लगभग सभी प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी या कमी देखने को मिलती है। कौन से पोषक तत्वों का प्रभाव पुरानी पत्तियों पर पहले आता है? तो साथियों जो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषक तत्व हैं जिनका सिम्टम्स देखने को मिलता है पुरानी पत्तियों पर? तो साथियों इसमें है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है और मोलिब्डेनम है। तो इनको याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, NPK। तो NPK है, ठीक है, और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ये जो है आपकी पुरानी पत्तियों पर इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब इनका जो है जब डिफिशियंसी होती है तो डिफिशियंसी आप पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मक्का एवं ज्वार में सफ़ेद कली यानी वाइट बड रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो इस प्रश्न को हमने पहले की वीडियो में भी कंडक्ट किया हुआ है। तो यह जिंक की कमी से हो जाता है। जो वाइट बड वाली समस्या है या सफ़ेद कली की समस्या है, मक्का और ज्वार में जो होता है, मक्का और ज्वार में जिंक की कमी से वाइट बड या सफ़ेद कली नाम का जो है ये डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है, पोषक तत्व की कमी से होता है। तो मक्का और ज्वार में जो डिसऑर्डर होता है वाइट बड से कहते हैं, ये जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मृदा के किस कण में पौधों का पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? मृदा के किस कण से पौधों को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? फिर से देखिए प्रश्न क्या है कि मृदा के किस कण से, यानी कौन सा पार्टिकल है जैसे पौधों को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व प्रदान किया जाता है? तो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले पार्टिकल्स। इन्हीं द्वारा, क्ले कणों द्वारा ही जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्ले द्वारा या क्ले कणों द्वारा जो है पौधों को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। और साथियों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन एक प्रश्न जो आपको हम पूछने वाले हैं, तो आज का जो प्रश्न होगा वो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो प्रश्न है, यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि यूरिया जो है आपका इसका निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था और किस सन में किया था, इसको भी बताइएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन को कंडक्ट किया और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।